हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन। तो एक्चुअली में क्या है, हाइड्रोकार्बन का मैक्सिमम पार्ट हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। ORM 1, 2, 3 एंड 4 इसको पढ़ने के बाद लगभग 60 to 70% हाइड्रोकार्बन का आपका कवर हो जाता है। इसके अलावा जो 20 to 30% है इसको अपन यहाँ पे देखेंगे, और जो ये वाला पार्ट है 60 to 70%, मतलब जो हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम पर हैं वो सारा रिएक्शन को हम लोग एक बार समराइज कर देंगे यहाँ पे, अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, ये सभी का रिएक्शन। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो है फर्स्ट है आपका ओर्ज रिएक्शन। ओर्ज रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है कि आपके पास अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो ये डायमेराइज कर जाता है। जैसे RX है तो क्या होता है एक्चुअली में, ये रेडिकल बनाता है पहले, तो ये RX जो है R रेडिकल बनाएगा, इसी तरह से एक और R रेडिकल, ये दोनों आपस में कपलिंग कर लेता है तो ये डायमेराइज हो जाता है और RX से RR हाइड्रोकार्बन बनता है। 2RX है, सोडियम मेटल के प्रेजेंस में होमोलाइज होगा, मतलब होमोलिटिक क्लीवेज। तो होमोलिटिक क्लीवेज में ये जो बॉन्ड है ये जब ब्रेक होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिलता है। हेट्रोलिटिक में जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पे निगेटिव चार्ज एक पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन होमोलिटिक मतलब ये बॉन्ड इक्वल, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिलेगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसी को होमोलिटिक क्लीवेज बोलेंगे। तो होमोलाइज होता है तो 2R रेडिकल बनता है, प्लस X रेडिकल भी बनेगा, लेकिन इससे हमको यहाँ मतलब ही नहीं है। तो 2R रेडिकल फिर फर्दर आपस में RR रेडिकल जो है कपलिंग रिएक्शन शो करता है और डायमेराइज हो जाता है। इस तरह से ओर्ज रिएक्शन से हम लोग हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपका एराइल हैलाइड है, PHCl, सेम पैटर्न होगा, सोडियम मेटल के प्रेजेंस में ये होमोलाइज होगा, मतलब होमोलिटिक क्लीवेज। इस तरह से रेडिकल बनेगा, एक और रेडिकल आपस में ज्वाइन हो जाएगा और बाइफिनाइल बनाएगा। अब नेक्स्ट इसी तरह से कॉपर ऑब्लिक हीट के प्रेजेंस में भी होता है, एराइल हैलाइड जो है डायमेराइज कर जाता है। तो डायमेराइज करेगा तो सेम प्रोडक्ट बनाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी फिर से ये रेडिकल बनेगा कॉपर के प्रेजेंस में, जब एराइल हैलाइड को हीट करेंगे कॉपर के प्रेजेंस में तो इस तरह से रेडिकल बनाएगा और फिर दोनों आपस में कपलिंग कर लेगा और बाइफिनाइल बनाता है। इसको हम लोग उल्मान रिएक्शन भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उल्मान रिएक्शन। एराइल हैलाइड कॉपर के प्रेजेंस में बाइफिनाइल प्रोड्यूस करता है, यही आपका उल्मान रिएक्शन कहलाता है। ये जो है सिमिलर है आपका ओर्ज रिएक्शन की तरह, इसमें भी पहले रेडिकल बनेगा और दो रेडिकल आपस में कपलिंग करके डायमेराइज होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, आपके पास CH3Cl है प्लस CH3CH2Cl, मतलब मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड है। इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवा रहे हैं। तो इस केस में आपके पास दो अल्काइल हैलाइड है, एक तो मिथाइल क्लोराइड और दूसरा इथाइल क्लोराइड। तो इस केस में क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बताना है। आपके पास दिया हुआ है नॉर्मल प्रोपेन, इथेन, नॉर्मल ब्यूटेन, मीथेन और इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये सब में से कौन सा पॉसिबल प्रोडक्ट सही है, कौन सा गलत है। तो सबसे पहले तो देखिए दोनों का रेडिकल बना दीजिए, CH3 रेडिकल, मिथाइल रेडिकल और इथाइल रेडिकल, C2H5 रेडिकल या फिर CH3CH2 रेडिकल आप बोलिए। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि CH3 और CH3 आपस में कंबाइन करे, तो ये बनाएगा CH3CH3 मतलब इथेन, तो ये वाला तो होगा। अब दूसरा पॉसिबिलिटी है कि C2H5 और C2H5 आपस में ये रेडिकल कंबाइन करे, तो C2H5 C2H5 मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। तीसरा पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि CH3 रेडिकल और C2H5 रेडिकल आपस में कंबाइन कर ले जब दो अल्काइल हैलाइड है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि CH3 और C2H5 मतलब CH3 CH2 CH3, ये वाला नॉर्मल प्रोपेन। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है, मीथेन और इथीन ये दोनों नहीं होगा। तो अगर दो अल्काइल हैलाइड रहेगा तो इस तरह से आप खुद तो CH3 CH3 आपस में बनाएगा ही, सिमिलरली C2H5 C2H5 बनाएगा, और
ये दोनों जो रेडिकल होगा ये दोनों भी आपस में कंबाइन करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मल प्रोपेन भी एक प्रोडक्ट होगा। तो ये 3 पॉसिबल प्रोडक्ट है अगर 2 अल्काइल हैलाइड आपस में रिएक्शन करता है, मतलब सोडियम मेटल के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तब। इसके बाद अब कुछ पॉइंट है उर्ज रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है इन उर्ज रिएक्शन CH4 कैन नॉट बी मेड, मतलब मीथेन जो है इसको हम लोग उर्ज रिएक्शन के द्वारा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब भी R और R ग्रुप कंबाइन करेगा तो अल्काइल ग्रुप मिनिमम 1 कार्बन का रहेगा, तो 1 और 1 2 कार्बन से कम तो हो ही नहीं सकता है प्रोडक्ट में। तो इस तरह से मीथेन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन रहता है मीथेन में। जब भी कपलिंग रिएक्शन होगा तो मिनिमम 2 कार्बन का चेन तो बनेगा ही। जैसे आप मिनिमम 1 कार्बन का अल्काइल हैलाइड लीजिएगा, अल्काइल क्लोराइड जो है 1 कार्बन का मतलब मिथाइल क्लोराइड लीजिएगा, तो उससे जो रेडिकल बनेगा वो CH3 रेडिकल बनेगा। ये एक और CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा तो मिनिमम 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बन सकता है उर्ज रिएक्शन से, मीथेन नहीं बन सकता है। इसके बाद है कि सिमेट्रिकल अल्कीन इज फॉर्म। ये तो आप देख ही लिए कि जब उर्ज रिएक्शन होता है तो कपलिंग रिएक्शन इस तरह से RR बनता है, मतलब सिमेट्रिकल अल्कीन बनता है जो प्रोडक्ट बनता है। अब जैसे एग्जांपल है आपके पास, देखिए 1 2 3 1,3 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन है और इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवा रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आप सबसे पहले तो क्या कीजिए, यहाँ से इस तरह से Br हटेगा रेडिकल लगेगा, यहाँ से भी Br हटेगा रेडिकल लगेगा, ये दोनों Br हट गया। अब ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बना देगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, ये हाइड्रोकार्बन बनेगा। नेक्स्ट इसमें 4 ब्रोमीन अटैच्ड है, तो यहाँ से Br हटेगा, यहाँ फ्री रेडिकल, सिमिलरली यहाँ से हटेगा, यहाँ भी फ्री रेडिकल, यहाँ से Br हटेगा, यहाँ भी फ्री रेडिकल, यहाँ से Br हटेगा, यहाँ भी फ्री रेडिकल। तो आपके पास जो है इस तरह से सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो इस तरह से फ्री रेडिकल बनेगा और ये आपस में कंबाइन कर लेगा ये जो रेडिकल है, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये हाइड्रोकार्बन बन रहा है। इसके बारे में हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर के टाइम देखे थे। स्पाइरो कंपाउंड, अगर 2 रिंग के बीच में 1 कार्बन कॉमन है तो इसको स्पाइरो कंपाउंड भी बोलते हैं। तो वहाँ पे आप अच्छा से इसका नोमेनक्लेचर वगैरह भी देखे थे। अब इसके बारे में डिटेल में बताने का जरूरत है नहीं, अब तो लास्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये लास्ट चैप्टर ही है हाइड्रोकार्बन। इसके बाद एक चैप्टर बचेगा POC2 प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसके बाद खत्म। तो अब जो है नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं कार्बोजाइलिक एसिड का। तो सोडा लाइम होता है NaOH/CaO, ये क्या करता है CO2 रिमूव कर देता है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 रिमूव करेगा कार्बोजाइलिक एसिड से, तो RCOOH से CO2 हटेगा तो RH बनता है। देखिए तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो RH बनेगा। RCOOH का रिएक्शन यदि सोडा लाइम से करवाएंगे तो यहाँ से CO2 रिमूव हो जाता है और RH हाइड्रोकार्बन बनता है। ये तो रिएक्शन हो गया कि हाइड्रोकार्बन बनता है। अब किस तरह से बनता है स्टेप्स आप देख लीजिए। तो सबसे पहले कार्बोजाइलिक एसिड जो है NaOH बेस के साथ रिएक्शन करता है, एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा प्लस वाटर, तो ये जो है RCOO Na बनाता है, मतलब RCOO माइनस और Na प्लस। अब ये जो RCOO माइनस है CaO के साथ रिएक्शन करता है, सोडा लाइम में NaOH और CaO होता है, NaOH बेस के साथ पहले रिएक्शन हुआ, उसके बाद CaO जो है वो CO2 लेके चला जाता है, तो CaO प्लस CO2 से CaCO3 बनता है जो कि इनसोल्यूबल होता है, तो ये वाटर में प्रेसिपिटेट बना लेता है इनसोल्यूबल होने के कारण। तो यहाँ से CO2 जाएगा तो R माइनस बचेगा, मतलब CaCO3 प्लस R माइनस बनता है। अब ये R माइनस H2O से H प्लस एक्सेप्ट करके RH बनाता है। तो इस तरह से कार्बोजाइलिक एसिड से हाइड्रोकार्बन बनता है। अब आगे से RCOOH रहेगा तो इसमें से CO2 हटा दीजिएगा और RH बना दीजिएगा सोडा लाइम के प्रेजेंस में, मतलब NaOH/CaO अगर रहेगा तो माइनस CO2 डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। अब इसमें रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन के, मतलब जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन बनेगा उतना ही
फास्ट रिएक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास, देखिए दोनों कार्बोजाइलिक एसिड है, तो कौन फास्टर रिएक्ट करेगा? तो इस केस में कार्बेनाइन आप बना लीजिए। तो पहले केस में यहाँ से CO2 जाएगा, ये वाला पार्ट जो है H प्लस तो पहले ही चला गया बेस के साथ, CO माइनस बना, फिर CO2 गया, तो यहाँ से कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप और निगेटिव चार्ज, यहाँ इस तरह से माइनस चार्ज, और इस केस में CO2 जाएगा तो CH3 माइनस, ये दो कार्बन आयन बना। कौन ज्यादा स्टेबल है? तो CH3 माइनस ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के बारे में हम लोग GOC के टाइम बता चुके हैं डिटेल में। तो वहां पे बताए थे कि जो भी इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जो है इसको डिक्रीज करेगा वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो इस केस में हाइड्रोजन है, इस केस में मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा, तो घटाना है स्टेबिलिटी के लिए, ये बढ़ा दे रहा है मतलब अनस्टेबल कर रहा है। तो CH3 माइनस में कम से कम बढ़ा तो नहीं रहा है, हाइड्रोजन तो रेफरेंस ही होता है, तो अगर कोई घटा नहीं रहा है तो कम से कम बढ़ा नहीं रहा है, मतलब अनस्टेबल तो नहीं कर रहा है, इस केस में अनस्टेबल कर रहा है, तो इसलिए इसके रिस्पेक्ट में CH3 माइनस ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इस केस में ज्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इसका ज्यादा होगा, मतलब इस केस में हाइड्रोकार्बन फास्टर बनेगा। तो CH3COOH से हाइड्रोकार्बन कौन सा बनेगा? CH3, और ये H एक्सेप्ट करेगा तो मीथेन, ये फास्टर बनेगा एज कम्पेयर टू यहाँ से COH हटा के H लगाइए, मतलब ये वाला यहाँ पे जो है आप निगेटिव चार्ज हटाइए और यहाँ से हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो एक कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोकार्बन स्लोअर बनेगा एज कम्पेयर टू मीथेन। इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसमें भी देखिए डीकार्बोक्सिलेशन मतलब फिर से -CO2 होगा, और इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इस केस में इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इसका नाम है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस डीकार्बोक्सिलेशन। तो आपके पास कार्बोजाइलेट आयन है, मतलब कार्बोजाइलिक एसिड का साल्ट है, इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो ये -CO2 और फिर R रेडिकल बनता है, और आपस में R रेडिकल ज्वाइन करके RR हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो RCOOK कार्बोजाइलेट आयन है, मतलब कार्बोजाइलिक एसिड जो है KOH के साथ रिएक्शन किया होगा, तो कार्बोजाइलिक एसिड RCOOH प्लस KOH, इससे साल्ट बन गया, एसिड प्लस बेस से साल्ट बन गया। अब ये साल्ट जो है इसी का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तब जाके आपका हाइड्रोकार्बन बनता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस आपके पास कार्बोजाइलेट आयन है RCOO माइनस, तो एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ये ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, मतलब माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो O माइनस से इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ पे एक रेडिकल बचता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से RCOO रेडिकल बना। अब यहाँ से -CO2 होगा, तो -CO2 होगा तो R रेडिकल बनेगा, तो इस तरह से R रेडिकल बनता है, फिर फर्दर R रेडिकल आपस में कंबाइन करके डायमेराइज कर जाता है, तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन बनता है। और कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो H प्लस जो है रिड्यूस होके H2 गैस बनाता है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो +1 से 0 में रिड्यूस होता है। H प्लस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, जबकि H2 गैस में 0 होता है, तो ये +1 से 0 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो रिडक्शन कहलाता है, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो H प्लस जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H रेडिकल बनेगा, ये फिर फर्दर एक और H रेडिकल के साथ कंबाइन कर लेगा और H2 गैस बनाएगा। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो CO2 रिलीज हुआ है सॉल्यूशन से, तो ये सॉल्यूशन से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक है और CO2 एसिडिक, ये एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर लेता है, मतलब इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन है ये बेसिक होने के कारण CO2 रिलीज तो होगा, लेकिन ये बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा, कंटेनर से बाहर नहीं जा पाएगा, मतलब CO2 गैस रिलीज नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। CO2 यहाँ से तो निकलेगा लेकिन सॉल्यूशन से बाहर नहीं जा पाएगा, मतलब जब सॉल्यूशन होगा तो आपको CO2 का बुलबुला ऑब्जर्व नहीं होगा, गैस जब बाहर निकलेगा तो CO2 का बुलबुला दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब जैसे एग्जांपल है,
तो देखिए यहाँ पे आपके पास फिर से साल्ट है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या होगा, -CO2 रेडिकल बनाएगा, CH2 CH2, ये रेडिकल बना, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएगा तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इस तरह से इथीन बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, फिर से साल्ट है कार्बोजाइलेट आयन का, यहाँ भी तो -CO2 तो इस केस में CH डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पे भी एक रेडिकल, यहाँ पे भी एक रेडिकल, ये दोनों फिर आपस में कंबाइन करेगा तो इस केस में CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनाएगा, मतलब अल्काइन बनाएगा, इथाइन। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है कोरे हाउस सिंथेसिस, तो ये जो है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड R2CuLi का रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड से, मतलब CH3Cl से करवाएंगे तो ये हाइड्रोकार्बन बना देगा। तो एक्चुअली में ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड ये क्या है, Li प्लस RCuR, ये R एक्चुअली में R माइनस है, कार्बन आयन, और ये अल्काइल क्लोराइड, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है R माइनस, आपको पता है, हम SN2 मैकेनिज्म जो है ORM3 में पढ़ाए हैं, तो वहां पे बताए थे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जहां से कि R माइनस और MgX प्लस निकलता है, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैक करेगा Cl माइनस बाहर, मैकेनिज्म होगा SN2 मैकेनिज्म, वहां पे आप डिटेल में देख सकते हैं SN2 मैकेनिज्म के बारे में। तो यहाँ से क्लोरीन हटेगा और ये कार्बन और R के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो इस तरह से RCH3 हाइड्रोकार्बन बनता है कोरे हाउस सिंथेसिस से। इसके बाद अब नेक्स्ट है आपके पास, देखिए डाइहेलाइड है, डाइहेलाइड है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH से E2 होता है, पता है आपको, इलिमिनेशन रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग डिटेल में ORM4 के टाइम बताए थे, E2 रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा कि एक का तो बेस, दूसरे का हेलोजन, ये दोनों बाहर चला जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, मतलब माइनस ऑफ HCl होगा, तो इस तरह से H यहाँ से गया, यहाँ से Cl गया, और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा HCl जाने के बाद, इलिमिनेशन रिएक्शन डिटेल में हम बता चुके हैं ORM4 के टाइम। अब क्या होगा, फर्दर जब अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो इस केस में -HCl बहुत ही दिक्कत से होगा, मतलब H और Cl तो जाएगा, नेक्स्ट ये वाला HCl E2, लेकिन पुअर इल्ड होगा, बहुत ही कम रिएक्शन जो है फॉरवर्ड हो पाता है, मतलब इससे CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन बनाना बहुत मुश्किल है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर है, देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर, ये कंजुगेशन है, मतलब ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर इसके जगह और स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिएगा, जैसे अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस आपका NaNH2 माइनस होता है, तो इस केस में क्या होगा, इस बॉन्ड को भी ये ब्रेक कर देगा, ऐसे इससे तो स्लो ही ब्रेक करेगा क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण अच्छा खासा अमाउंट इथाइन का बनता है, मतलब पुअर इल्ड नहीं होता है, इसके बाद भी फर्दर रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, मतलब फर्दर रिएक्शन होता है अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 लीजिएगा तब, और ज्यादा एक्सेस में यदि NaNH2 लीजिएगा तो आपको पता है कि ये जो टर्मिनल अल्काइन से कनेक्टेड हाइड्रोजन रहता है ये एसिडिक होता है, तो ये फर्दर बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो ये H प्लस भी चला जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, सिमिलरली ये भी टर्मिनल अल्काइन है तो ये H प्लस भी जाएगा, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज, मतलब और ज्यादा एक्सेस में अगर NaNH2 है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन के साथ भी बेस रिएक्ट कर लेगा, एसिड प्लस बेस, तो यहाँ पे इस तरह से कार्ब एनायन बन जाएगा C2 माइनस कार्बाइड आयन। तो अगर अल्कोहलिक KOH रहेगा तब तो एक बार इलिमिनेशन होगा, दूसरा होगा लेकिन बहुत ही पुअर इल्ड, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड तक ही जाएगा क्योंकि ये कंजुगेशन में रहता है, क्लोरीन जो है जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे तो कंजुगेशन में नहीं है क्योंकि पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो पाई सिग्मा है होगा ही नहीं, कुछ सिग्मा सिग्मा ही है, लेकिन एक बार जैसे ही इलिमिनेशन हुआ ये कंजुगेशन में आ गया, तो पाई सिग्मा और ये लोन पेयर कंजुगेशन में रहने के कारण यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए अल्कोहलिक KOH से स्ट्रॉन्ग बेस प्रीफर करते हैं फर्दर रिएक्शन को फॉरवर्ड करवाने के लिए, ताकि फर्दर रिएक्शन हो सके, मतलब फर्दर इलिमिनेशन हो सके। तो हाइड्रोकार्बन का जो मेन पार्ट था, मतलब जिसमें
कुछ भी कवर अप नहीं था, ये सब रिएक्शन हम मेनली कहीं पे कवर अप नहीं किए थे। अब जो अगले पार्ट में जो रहेगा वो सारा कुछ हम लगभग कवर कर चुके हैं, थोड़ा मोड़ा ही नया देखने को मिलेगा। अगर आप ओआरएम रिएक्शन मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का हर एक पार्ट अच्छे से किए हैं मैकेनिज्म वाइज, तो हाइड्रोकार्बन यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन फर्दर हम सारे रिएक्शन को एक बार समराइज कर देंगे अगले पार्ट में, या 2 लेक्चर हो सकता है कि इसके बाद लगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।